जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है, हमने 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू कर लिए थे। उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। वैसे ही हमने आज सेकंड चैप्टर मानव जनन के एमसीक्यू आज लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर भी कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने ये क्लास ले ली तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे, अति लघुत्तम प्रश्न की बात करेंगे, जिनका शब्द एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। तो यहाँ पर आता है कि शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु जनन कहाँ होता है? स्थान पूछा है, शुक्राणु जनन कहाँ पर होता है? तो शुक्र नलिकाओं में होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो यहाँ पर लीडिंग सेल्स की हम बात कर लेंगे। लीडिंग सेल्स करती हैं, जिनको हम अंतरालिक कोशिका या लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। तो अपने छोटे क्वेश्चन 2 हो चुके हैं। क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने 12th क्लास के ग्रुप में। उसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन आता है कि निषेचन के बाद बनने वाली द्विगुणित यानी डिप्लॉइड संरचना का नाम क्या होता है? निषेचन होता है, उसके बाद जो द्विगुणित संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज भी जिसको बोलते हैं। मानव में भ्रूण का रोपण किस परत में होता है? यहाँ पर देखेंगे कि मानव में भ्रूण का रोपण किस परत में होता है। तो किस परत में होता है? तो वो होता है गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर मानव में जो है भ्रूण का रोपण होता है। किस में होता है? यूट्रस या गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद अपना 5वां क्वेश्चन आता है कि मादा में ओव्यूलेशन किस हार्मोन के उच्च स्तर से प्रेरित होता है? मादा में जो अंडोत्सर्ग होता है वो किस हार्मोन के कारण प्रेरित होता है? तो वो होता है एलएच हार्मोन के कारण, जो कि लिंग हार्मोन है, एक प्रकार का सेक्स हार्मोन है, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो कि अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ठीक है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले उस हार्मोन का नाम लिखिए जो गर्भाशय को बनाए रखने में सहायक, यानी गर्भाशय को खंडित नहीं होने देता, जो उसको बनाए रखने में सहायक होता है। तो वो कौन सा होता है? तो वो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको HCG बोलते हैं, अर्थात यहाँ पर जिसको HCG बोलते हैं और जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। क्या था कि अपरा से स्रावित होने वाला, अपरा क्या होती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले उस हार्मोन का नाम लिखना है जो गर्भाशय को बनाए रखने में सहायक होता है। तो उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको HCG भी बोल सकते हैं, या गोनेडोट्रोपिन उसको बोल सकते हैं। हाँ, शायद गोनेडोट्रोपिन है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, शुक्राणु के किस शीर्ष भाग पर मौजूद टोपी या केप जैसी संरचना का नाम क्या होता है? जो शुक्राणु के ऊपर केप नुमा संरचना होती है, केप नुमा संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? इस संरचना को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। टोपीनुमा संरचना को एक्रोसोम बोलते हैं। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन आता है कि स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्रावित होने वाले हल्के पीले रंग के दूध को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन आज भी बता दूं, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्रावित होने वाले हल्के पीले रंग के दूध को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि कितनी होती है? आपके जो क्या बोल रहा है कि अपूर्व चक्र की अवधि पूछिए, तो उसकी अवधि होती है 28 दिन। कितनी होती है? 28 दिन यहाँ पर होती है। ठीक है। उसके बाद आता है मोरूला क्या है? व्हाट इज दिस मोरूला? मोरूला क्या है? तो यहाँ बता रहा है कि क्लीवेज यानी विखंडन के परिणाम स्वरूप बनी 8 से 16 कोरक खंडों यानी ब्लास्टोमियर्स वाली ठोस जैसी गेंद को मोरूला कहते हैं। कब बनती है? जब विखंडन होता है, यानी क्लीवेज के परिणाम स्वरूप बनी 8 से 16 कोरक खंडों की संख्या वाली संरचना को बोलते हैं मोरूला।
ठीक है। अपने 10 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर जो कि अति लघुत्मक रूप में पूछे जाते हैं, 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, वो हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि कम से कम 2 या 3 नंबर के होते हैं, ठीक है जिनका आंसर अपने को 2 से 3 वाक्यों में देना होता है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है कि वर्षण कोश का क्या कार्य है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वर्षण कोश का क्या कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है। वर्षण कोश वर्षण के उदर गुहा के बाहर रहता है, जिससे शुक्राणु जनन के लिए शरीर के आंतरिक तापमान में लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखा जा सके। वर्षण कोश का कार्य क्या है कि वर्षण कोश वर्षण को उदर गुहा के बाहर रखता है, उदर गुहा से बाहर रहता है, जिससे शुक्राणु जनन के लिए शरीर के आंतरिक तापमान में लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखा जा सके, ठीक है। ये इसका कारण है कि वर्षण कोश बाहर क्यों होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक्रोसोम के कार्य लिखिए। क्या पूछा गया है, एक्रोसोम की कार्य लिखिए। तो एक्रोसोम की कार्य क्या, एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज जैसे एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिडेज जैसे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम निषेचन के दौरान अंडाणु की भित्तियों को भेदने और शुक्राणु में के प्रवेश में सहायता करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या करते हैं, एंजाइम निषेचन के दौरान अंडाणु की भित्ति को भेद देंगे, है ना, और भेदने के बाद शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा निषेचन के दौरान, ठीक है। ये इनका कार्य, किसका, एक्रोसोम का कार्य, ठीक है। उसके बाद आप क्या होता है कि रोपण को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है, रोपण को। निषेचन के लगभग 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, लगभग 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की अंतःस्तर परत से जुड़ना। गर्भाशय की अंतःस्तर परत से जुड़ना किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, क्या कहलाता है, रोपण। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की अंतःस्तर एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा और जुड़ करके अंतः स्थापित हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे रोपण, ठीक है। इसके बाद ही गर्भावस्था शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन आता है, अपरा के कोई 2 मुख्य कार्य बताइए। यह भ्रूण को माँ के रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। अपरा जो है, जो बच्चे के नाभि से जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। यह भ्रूण को माँ के रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाता है। यह भ्रूण के कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को माँ के रक्त में हटाने का कार्य करता है। कौन, अपरा, ठीक है। ये अपने अपरा के कार्य हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है कि ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफीय पुट्टिका के फटने से क्या होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। ग्राफीय पुट्टिका के फटने से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, जिसमें द्वितीयक अंड यानी सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर निकलता है और फटने के बाद बची हुई संरचना को कार्पस ल्यूटियम बनाती है। क्या कहा गया है कि ग्राफीय पुटिका के फटने से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। फटने से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुई, जिससे द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर निकलता है और फटने के बाद जो संरचना बच जाती है, उसको संरचना को कार्पस ल्यूटियम बनाती है। क्या बनाती है, कार्पस ल्यूटियम बनाती है। उसके बाद अपना छठवां क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु जनन और शुक्राणु कायन में क्या अंतर है। ध्यान से देखिएगा कि शुक्राणु जनन और शुक्राणु कायन में क्या अंतर है। तो देखते हैं कि शुक्राणु जनन के बारे में। वर्षण में शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया। कौन सी कोशिकाओं से, शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को तो बोलते हैं शुक्राणु जनन। वो शुक्राणु कायन क्या होता है, ठीक है, वो है कि शुक्राणु जनन के अंतिम चरण में, यहाँ पर क्या कहेंगे, अंतिम चरण में शुक्राणु पशु से परिपक्व शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया। यहाँ पर शुक्राणु पशु से
स्पर्मेटिड से जो परिपक्व शुक्राणु बन रहा है उस प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणुकायन। तो शुक्राणु जनन और शुक्राणुकायन में यहाँ पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। उसमें उसके बाद अपना आता है कोरिकल प्रतिक्रिया क्या है। कोर्टिकल रिएक्शन क्या है? उत्तर क्या है कि निषेचन के दौरान जब एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, निषेचन के दौरान जब एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो अंडाणु की झिल्ली में परिवर्तन होता है। अंडाणु की झिल्ली में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इससे जोना पेलुसिडा सख्त हो जाती है, जो अन्य शुक्राणु को के प्रवेश को रोकती है। क्या करती है? अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है, अर्थात बहुशुक्राणुता को रोकती है। क्या पूछा गया है कि कोरिकल प्रतिक्रिया क्या है? व्हाट इज दिस कोर्टिकल रिएक्शन? निषेचन के दौरान जब एक शुक्राणु, क्या कहा कि निषेचन के दौरान जब एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो अंडाणु की झिल्ली में परिवर्तन होता है। इससे जोना पेलुसिडा सख्त हो जाती है और अन्य शुक्राणु को प्रवेश को रोकने से रोकती है, और जिससे बहुशुक्राणुता नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद अपने जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं 3 से 5 नंबर के लिए, तो उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इनको मैं वैसे तो बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। इनको आप अपने नोट्सों के माध्यम से याद कर लीजिएगा। तो अपना प्रथम क्वेश्चन क्या है कि मानव शुक्राणु की संरचना को बताओ। मानव शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाना है। उसमें 3 मुख्य भाग, सिर, मध्य भाग और पूंछ का संक्षिप्त कार्य लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। क्या पूछा गया कि मानव शुक्राणु की संरचना बतानी है और चित्र बनाना ही है, नामांकित चित्र, और उसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से, सिर, मध्य भाग और पूंछ का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है। तो ये अपना निबंधात्मक प्रथम क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद आता है कि अंड जनन और शुक्राणु जनन में अंतर बताना है। किसमें? oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस बताना है। अंड जनन और शुक्राणु जनन में अंतर बताना है। तो ये भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में कोई 3 प्रमुख अंतर स्पष्ट भी करने हैं। ये इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पर है, जिसको हम अंड जनन और शुक्राणु जनन में अंतर भी बोल सकते हैं। ठीक है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस बताना है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही लेके आया हूँ, बिना इम्पोर्टेंट तो लेके नहीं है। आत्र्व चक्र क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में वर्णन करना। आत्र्व चक्र का वर्णन करना है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है निषेचन और रोपण। क्वेश्चन क्या है कि निषेचन और रोपण के बारे में बताना है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करना है और समझाइए कि निषेचन के बाद बहुशुक्राणुता यानी बहुशुक्राणुता को रोकने के लिए अंडाणु में क्या परिवर्तन होते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले एक क्वेश्चन था कि बहुशुक्राणुता को रोकने के लिए अंडाणु में क्या परिवर्तन होते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना ये प्रश्न था कि कोरिकल प्रतिक्रिया हुई थी, तो यही प्रतिक्रिया हुई थी ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही बताना है। ठीक है। उसके बाद में है कि रोपण क्या है और यह कैसे होता है, इसी के अंदर है, निबंधात्मक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 5 अंक का होने वाला है। मादा जनन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। आरेख बनाइए। इस तंत्र में अंडाशय और गर्भाशय के कार्यों का विस्तृत वर्णन करना है। इम्पोर्टेंट, अर्थात इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या है कि मादा जनन तंत्र का एक स्वच्छ आरेख बनाना है और आरेख बनाकर के इस तंत्र में अंडाशय और गर्भाशय के कार्यों का वर्णन करना है। तो साथियों, इस क्लास को अपने 12th के ग्रुप में शेयर करिएगा। फ्री में पढ़ाता हूँ, तो शेयर करना तो बनता है, लाइक भी बनता है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है।
ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।